केंद्र सरकार के द्वारा संसद में बजट 2023 पेश करने के बाद बजट में गरीब और आम जनता के लिए कुछ नहीं था, पर केंद्र सरकार और मोदी जी ने इस बजट को अमृत बजट जरूर बताया। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम भाजपा के लोगों को आदेश दिया गया कि लोगों को इस बजट के द्वारा कितना फायदा होगा ये बताया जाए। इसी कड़ी में आज दिल्ली भाजपा कार्यालय में भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बजट को लेकर फायदा बताया और आम जनता को आने वाले समय में काफी फायदा होने वाला है और देश को आगे ले जाने में ये बजट अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि इस बजट में टैक्स में जो राहत दी गई है वो एक बड़ा कदम है केंद्र सरकार। और इस बजट को लेकर मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल को लेकर भी कहा कि दिल्ली सरकार में शिक्षा में कोई कदम नहीं उठाया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा को लेकर बहुत बड़े कदम उठाए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र सरकार की उन्नति की तरफ लेकर जा रहा, और वहीं विपक्ष हमारे कामों को गलत बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मगर इस बजट को लेकर विपक्ष हमला जरूर कर रहे हैं और किया वाकई में बजट अमृत बजट है, ये तो जनता को भी पता है। बहस हो गई, लेकिन जो ठीक 8 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी 2014 से लेकर लगातार किस प्रकार से विकास की दर की वृद्धि हुई और विकास आगे बढ़ता गया। कोविड के 2 साल कितने कठिन गए, लेकिन उन कठिन काल के बाद का ये पहला बजट है और इस सरकार का पूर्ण बजट ये आखिरी बजट है। तो ये कंसोलिडेटिंग बजट था, सबको एक साथ करने वाला। अब तक की जो योजनाएं थी और आने वाले भविष्य का, जैसे हम कह रहे हैं कि अमृत काल का बजट है कि आने वाली जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, वो किस तरीके से देश को आगे लेकर जाए। चाहे वो कोविड वैक्सीन का विषय था, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, चाहे वो स्वच्छ भारत का था, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की बात थी, रिसाइकल रीजेनरेट वाली बात थी। हर विषय को जो अब तक चलता आया, ये आयुष्मान भारत ना, वो सब योजनाएं वैसी की वैसी चल रही हैं और इन योजनाओं को चलने के बाद उसी की अगली सीढ़ी क्या हो, विकास की अगली सीढ़ी क्या हो, उस पर काम किया जा रहा है। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आसी गया और पढ़े लिखे को फांसी गया। तो बजट को लेकर अभी तक जो विपक्ष है वो किसी भी विषय पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को घेरे में नहीं डाल पाया, और उसका कारण यही है कि ये बजट बहुत बैलेंस्ड बजट है और सीढ़ी दर सीढ़ी जो विकास की यात्रा है उसको ऊपर ले जाने का काम इस बजट द्वारा का नाम दिया गया, जिसमें सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर युवा शक्ति है, उसमें देश का पोटेंशियल, जो देश की क्षमता है, शक्ति है, उसको आगे बढ़ाने का काम है। उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक साथ सबके विकास की बात की गई है, एक सम विकास हो, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ, यानी जो भी हमारी हरित रोजगारी घटी है। और कारण है कि जो कहते हैं एनिमल स्पिरिट अर्थव्यवस्था में आई, बावजूद कोरोना काल के हमारी अर्थव्यवस्था ने बेहतर किया और ग्रोथ इंजन जो है, विकास की जो रफ्तार है वो बरकरार है और डेफिसिट को भी हमने कंट्रोल किया। अच्छे बड़े तकरीबन 12 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया, डायरेक्ट ट्रांसफर। तो जो बीज के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए जगह जगह उनको पैसा नहीं मिलता था, छोटी छोटी रकमों की जरूरत होती थी, वो नहीं मिल पाती थी। एमएसपी पे सबको पैसा बढ़ाया और जब मिलेट योजना के तहत हमने मिलेट्स को बढ़ाने का काम किया तो उससे भी सबको लाभ मिला। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% का जो बजट है वो बढ़ा पड़ती है, वो अलग। लेकिन ग्रीन एनर्जी से तो आप समझिए ना कि वो तो ग्रीन एनर्जी खत्म हो रहा है, ठीक कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं। तो जब हमने एलपीजी गैस उसके यहाँ सिलेंडर पहुंचाया तो आज उसी के अंदर बायोगैस का जो मिक्सिंग है वो कर रहे हैं और गोवर्धन की जो योजना है उसके माध्यम से 500 प्लांट लगाकर उसको ही हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी की हम क्षमता और ताकत बढ़ा रहे हैं। तो अब तक जितने कार्यक्रम रहे उन सब के ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने का काम और उनकी ताकत बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। किसानों को लेकर मैंने सुना कुछ लोगों ने कुछ बातें की हैं।
तो मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि आज से पहले किसानी का या एग्रीकल्चर का ये बजट कभी था ही नहीं। 75 लाख करोड़ रुपया जो है 75,000 करोड़ वो बजट जो है बढ़ाया गया। कानून नियमों को बदलने की बात है, उन सब विषयों पर इस बजट में काम किया गया है। मैं आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देश की जनता के बीच शायद ये आंकड़ा आना चाहिए कि जब 2014 में लोगों की जो आम जन की आय है, जो एवरेज इनकम जिसको कहते हैं, वो देश की 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति होती थी, 88,000 रुपीज। आज की तारीख में वो आय 1.9 लाख रुपए, यानी ठीक दुगनी हुई है इतने 8 साल के बीच में, 7 साल के बीच में। वर्ग है, जो लोग इधर उधर दरकिनार बैठे हैं, उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले जैम शुरू किया गया, यानी जितने आपके तकरीबन 49 करोड़ खाते खोले गए, तो जो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम था, भारत के वो लोग जिनके पास बैंक का खाता नहीं था, उनको जोड़ने से ये लाभ हुआ कि अगर उनको सरकारी तौर पर लोन चाहिए तो वो सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास छोटी छोटी रकम घर में पड़ी है, किसी महिला ने अपने तकिए के नीचे पैसा छुपाया हुआ है, पति से बचाकर आटे की बोरी में डाला हुआ है, तो वो हिस्सा बैंक की व्यवस्था का हिस्सा बने, ताकि जितना पैसा बैंक में आएगा उतना ही ऋण आपको उपलब्ध भी हो पाएगा। और बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, मेडिकल का एग्जाम है, तो वो महिला अपने उस अकाउंट के ऊपर सरकार से लोन भी ले सकती है। आपके फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़े हैं, और साथ ही 44% के आसपास जो दुनिया भर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, 40% से ऊपर, वो भारत में हो रही है। यानी अगर यूपीआई आदि का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है, तो यानी हम सब लोग क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें, ई ट्रांसफर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, और उतने लोग जो अभी तक स्वरोजगार में थे या बाकी जगह, अगर वो ईपीएफओ के डाटा में उनके नाम आ गए, तो यानी इतनी फॉर्मल रोजगार भी लोगों के बढ़े हैं। तो लाभ हुए हैं वो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुए, और वो आपका 2015 से 2014-15 से वो काम शुरू हुआ। 4 महीने के भीतर ये बैंक के खाते खोले गए थे। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आयुष्मान भारत के माध्यम से 44 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़े, तो कहीं ना कहीं आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ।